हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जो लोग मेरी वीडियो सुबह देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जो लोग मेरी वीडियो आफ्टरनून में देख रहे हैं, एंड एट दी एंड गुड नाइट जो लोग मेरी वीडियो एट दी एंड नाइट में देख रहे हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको। तो फिर से अपन एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, COPD, है ना। उसका लॉन्ग फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो उसके बारे में आज अपन पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। उसके सिम्टम्स क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसके कॉजेज क्या है, COPD क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं COPD। तो सबसे पहले देखेंगे उसका डेफिनेशन, COPD क्या है। तो देखो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD is a disease state characterized by airflow limitation that is not fully reversible. COPD may include disease that cause airflow obstruction, example emphysema and chronic bronchitis, or a combination of this disorder. मतलब देखो, नाम में ही थोड़ा उसका मीनिंग छुपा हुआ है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज मतलब क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे किसमें, लंग्स में। क्रोनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं लंग्स में, जिसकी वजह से पेशेंट अनेबल टू टेक ब्रीथ, या फिर पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो रही है लंग्स में। ठीक है, तो जिसकी उसे ही क्या बोलते हैं, COPD। एंड इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसीजेस। कौन से, फर्स्ट कौन सा है, एम्फाइजमा, देन का है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मतलब इन दो डिसीजेस का कॉम्बिनेशन मिला के भी या फिर मिला के ही होता है COPD। तो एम्फाइजमा मतलब क्या हो रहा है, अल्वियोलाई में फ्लूइड फॉर्मेशन हो रहा है। देन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई का इन्फेक्शन भी हो रहा है। मतलब दो डिसीज ऐड हो रहे हैं जिससे मिलके क्या बन रहा है, एम्फाइजमा सॉरी COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें दो डिसीजेस ऐड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसमें देखो, COPD इंक्लूड्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजमा। अस्थमा इज नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ COPD ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी। देन क्या हो रहा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसमें पहला है, देन है एम्फाइजमा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का है, इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक बाय एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन, कफ एंड dyspnea associated with recurrent infection of the lower respiratory tract। अभी जो बताया था मैंने, क्रोनिक ऑफ ब्रोंकाइटिस मतलब क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इन्फ्लामेशन हो रहा है जिससे कि एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन एंड कफ फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्पेनिया हो रहा है, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, देन क्या है, एम्फाइजमा। एम्फाइजमा मतलब क्या है, इज अ कॉम्प्लेक्स लंग डिसीज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डैमेज टू द गैस एक्सचेंजिंग सरफेस ऑफ द लंग्स एंड अल्वियोलाई। तो एम्फाइजमा में क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंजिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, किसमें, अल्वियोलाई में, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाता है जिससे की वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में तकलीफ होती है। मतलब गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता क्योंकि अल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज का प्रोसीजर होता है ना। तो उसकी वजह से प्रॉपर जो एक्सचेंज का प्रोसीजर होता है, O2 निकलना, सॉरी O2 मिलना, CO2 बाहर निकलना, जो प्रोसीजर होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड। दैट्स वाई देर आर मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस। तो COPD में वही हो रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं लंग्स में ब्रीथिंग लेने के लिए। ओके, तो ये दो डिसीज कंडीशन वहाँ COPD में ऐड हुए हैं। देन क्या है, हेल्दी लंग्स एंड COPD। ये देखो, ब्रोंक्यूल से नॉर्मल, नो इन्फ्लामेशन, नो स्वेलिंग एंड नो म्यूकस फॉर्मेशन। देन अल्वियोलाइज, नॉर्मल अल्वियोलाई। देन इधर देखो, ब्रोंकियल्स नैरो एंड ब्लॉक विद द म्यूकस। यहाँ पे म्यूकस फॉर्म हो चुका है एंड देखो पूरा इन्फ्लाम्ड हो चुका है ब्रोंकियल। देन क्या है, एम्फाइजमा अल्वियोलर डिस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे देखो पूरा फ्लूइड फॉर्मेशन हो चुका है, किसमें, अल्वियोलाई में। ये एम्फाइजमा और ये ब्रोंकियाटिस। तो ये दो डिसीज कंडीशन यहाँ पे ऐड होगी जिसे ही क्या बोलते हैं, COPD। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, एक्सपोजर टू द टोबैको स्मोक अकाउंट फॉर एन एस्टिमेट
80% to 90% of COPD cases. Smoking. Then a passive smoking, occupational exposure, ambient air pollutant, genetic abnormalities including deficiency of alpha 1 antitrypsin enzyme. तो एक एक करके अपन देखते हैं. तो सबसे पहले क्या बताया गया है, एक्सपर्ट टू टोबैको स्मोक्स अकाउंट फॉर एन एस्टिमेट, मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसमें किसका रिस्क होता है, 80 to 90% स्मोकिंग से हो रहा है. तो स्मोकिंग से ऑलरेडी और डिसीजेस हो ही रहे हैं लंग्स के, जैसा मैंने पहले भी बताया था सारे वीडियोस में. तो ये यहाँ जो COPD, इसमें 80 to 90% कॉज है किसका, COPD का, रिस्क फैक्टर में. देन पैसिव स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, एम्बियंट एयर पोल्यूशन, जैसा एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आप आ रहे हो, या फिर कुछ पोल्यूशंस आपके नेजल कैविटी से लंग्स में एंटर हो रहे हैं, या फिर कौन से डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं, जिसमें आप एक कौन सा ऑक्यूपेशन है आपका, उसमें डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं लंग्स में, उसकी वजह से भी COPD हो सकता है. देन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम. उसमें क्या है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी किसमें, इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम. तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम क्या है, ये ऑलरेडी बॉडी में प्रोड्यूस होता है. बॉडी के नॉर्मल प्रोडक्शन में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है. ये एक प्रोटीन है जो लीवर में प्रोड्यूस होता है, और जो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग डैमेज, मतलब इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. और एक प्रोटीन है जो कि लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है, ऑलरेडी अपने बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम. तो ये लंग्स के टिश्यू को भी प्रोटेक्ट करता है. तो इसमें क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी हो गई तो अपने को COPD के चांसेस हो सकते हैं. देने सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या है, कफ है, क्योंकि कफ वहाँ पे अल्वियोलाई में फ्लूइड फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से फिर कफ फॉर्मेशन हो सकता है और स्पुटम फॉर्मेशन हो सकता है. देन डिस्पिनिया, ब्रीथिंग एंड डिफिकल्टी हो सकती है ऑन एक्सर्शन, क्योंकि ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन से जो अपना प्रॉपर प्रोसीजर है एयरवे का वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, गैस एक्सचेंजेस का प्रोसीजर प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है. देन डिस्पिनिया में बी सीवियर एंड ऑफ्टेन इंटरफर्स विद द पेशेंट एक्टिविटीज़. वेट लॉस इज अ कॉमन बिकॉज डिस्पिनिया इंटरफर्स विद ईटिंग, मतलब डिस्पिनिया है पेशेंट को तो प्रॉपर स्वॉलिंग नहीं कर पाता, मतलब ज़्यादा इंटेक नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से वो मतलब प्रॉपर उसका ईटिंग जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है. तो उसकी वजह से ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा इनटेक नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है. देन है की फैक्टर टू असेस इन COPD, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे अपन असेस करते हैं कि पेशेंट को COPD है. तो उसमें क्या है, पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री है, एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर टाइप इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, रेस्पिरेटर डिसीज प्रॉब्लम including asthma, allergy, sinusitis, nasal polyps, history of respiratory infection and the family history of COPD और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज. तो अपन कैसे असेस कर सकते हैं, सबसे पहले एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर टाइप्स इंटेंसिटी, मतलब कौन से पार्टिकल्स में बोलो या फिर कौन से बाहर के पोल्यूटेंट से अगर इन्फेक्टेड हुआ पेशेंट उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं. देन ड्यूरेशन, कितने टाइम से वो मतलब कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कौन से ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन से, उसका ड्यूरेशन क्या है. देन उनका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, उसका प्रॉब्लम, अगर उनको अस्थमा का प्रॉब्लम होगा, किसी चीज़ का एलर्जी होगा, साइनोसाइटिस होगा, इन्फेक्शन ऑफ मुकस मेम्ब्रेन, उनको नेज़ल पॉलिप्स होगा. नेज़ल पॉलिप्स मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा टिश्यूज़ इन नेज़ल कैविटी. पॉलिप्स मतलब सब समझो कि एक बस फॉर्मेशन ऑफ सम एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होते हैं, अगर नेज़ल है तो नेज़ल में या फिर बॉडी किसी किसी भी पार्ट में हो सकते हैं. देन हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी, अगर उनको कौन सी ओल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की हिस्ट्री हो सकती, तो वो अपने को बस असेस करना है, हिस्ट्री लेना है कि अपने को बस जानना है कि उसका मेन कॉज क्या है COPD का. देन का इन्फेक्शंस, किसी चीज़ का इन्फेक्शंस है,
देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी, अगर उनके फैमिली में किसी को है तो उनको भी फिर हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर है। देन पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज आर यूज टू हेल्प कन्फर्म अ डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी, डिटरमाइन डिसीजेज सीवेरिटी एंड फॉलो डिसीज प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं इज टू कन्फर्म डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी। देन स्पायरोमेट्री इज यूज टू इलेवेट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ, स्पायरोमेट्री क्यों यूज़ कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री से क्या होता है, मतलब पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न अपन असेस कर सकते हैं कि वो कितने, मतलब हाउ टू ही टेक ब्रीथ, मतलब वो खुद से कितना सांस ले पा रहा है और उसको कितना दिक्कत आ रहा है। स्पायरोमीटर के एक इंस्ट्रूमेंट ही समझ लो जिससे कि अपन असेस कर सकते हैं। देन आर्टियल ब्लड गैसेस ABGS मेजरमेंट में आल्सो बी ऑब्टेन टू असेस बेसलाइन ऑक्सीजनेशन एंड गैस एक्सचेंज, ये ABG अपन कर सकते हैं। देन उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होने वाले हैं। जैसा पहला है रेस्पिरेटरी इनएफिशिएंसी एंड रेस्पिरेटरी फेलुलर आर मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ COPD, मतलब इसमें रेस्पिरेटरी पूरे फेलुअर के चांसेस है, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। देन क्या है, निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया हो सकता है, उसके वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकता है। राइट साइड हार्ट फेलुलर, राइट साइड का हार्ट फेल भी हो सकता है, किसमें, COPD में। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट साइड हार्ट फेलुलर क्योंकि क्या होता है, जब रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम होता है तो डिस्पनिया हो जाता है, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर टेंशन हो रहा है, पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है। ओके, जब पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है मतलब उसको पल्मोनरी हाइपर टेंशन हो रहा है, अगर पल्मोनरी हाइपर टेंशन हो रहा है तो उसकी वजह से फिर राइट साइड हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं पेशेंट को। ओके, देन है निमोथोरैक्स, निमोथोरैक्स एयर एयर भी फॉर्म हो सकती है लंग्स में। देन है डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्वियसली किसी चीज़ की अपने को प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से अपने को डिप्रेशन भी हो सकता है। देन है मेडिकल मैनेजमेंट, अभी उसके लिए अपन क्या मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं, तो फर्स्ट है रिस्क रिडक्शन देंगे अपन उसको। हाँ, सबसे पहला क्या है, रिस्क रिडक्शन, स्मोकिंग सेशन इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन टू प्रिवेंट COPD और स्लो इट प्रोग्रेशन। स्मोकिंग सेशन इज अ मेजर इसेंशियल टू रिड्यूस डिसीज प्रोग्रेशन एंड इम्प्रूव सर्वाइवल रेट। तो देखो, सबसे पहले अपन देखा था 80 to 90% क्या कॉज है COPD का, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग सेजर इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन टू प्रिवेंट COPD, मतलब सबसे पहले पेशेंट का अपने को स्मोकिंग स्टॉप करना है। जितना पेशेंट स्मोकिंग स्टार्ट करेगा उसके उतने सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। स्मोकिंग स्टॉप नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर क्या है, ब्रोंकोडायलेटर रिलीव bronchospasm and reduce airway obstruction by the allowing increase oxygenation distribution throughout the lungs and improving alveolar ventilation। हर वीडियो में ये ब्रोंको डायलेटर आता है क्योंकि लंग्स के डिसीज में ज़्यादातर ब्रोंको डायलेटर देता है। क्यों, क्योंकि ये मसल को स्मूथ करता है, रिलैक्स करता है, जिसमें जिससे कि जैसे जो स्पाजम हो रहा है ना वो रिड्यूस हो रहा है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो नॉर्मल तरीके से फिर उसको वो डाइल्यूट करके पेशेंट एक नॉर्मल ब्रीथिंग ले सकता है। उसके जो प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, इम्प्रूव वेंटिलेशन, वेंटिलेशन इम्प्रूव हो रहा है, इसीलिए अपन ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। देन कार्टिकोस्टेरॉइड इलेन एंड सिस्टेमेटिक corticosteroid oral and intravenous may also be used in the COPD but are used to most frequently। हाँ, सबसे ज़्यादा तो अस्थमा में यूज़ करते हैं क्योंकि कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, है ना, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, तो इसकी वजह से अपन ये इन्फ्लामेशन ऑब्वियसली हो ही रहा है COPD में, तो अपन कार्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं। Then other medication include patients should receive yearly influenza vaccine and pneumococcal vaccine every 5 to 7 years as a preventive measures। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन एवरी 5 to 7 ईयर अपन पेशेंट को दे सकते हैं। देन ऑक्सीजन थेरेपी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन थेरेपी का, ऐसे तो फ्री में मिल जाता है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है पेशेंट को ऑक्सीजनेशन की। ऑल लंग डिसीज have needed oxygenation। The oxygenation therapy can be administered as a long term
continuous therapy during exercise or to prevent acute dyspnea. Long term oxygen therapy has been shown to improve the patient's quality of the life and survival. तो ऑक्सीजन थेरेपी ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट को डिस्पीनिया हो रहा है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर ऑक्सीजन देना ज़रूरी है एक्यूट डिस्पीनिया प्रिवेंट करने के लिए. लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी हैज़ शोन टू इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वाइवल. मतलब जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म उसको अपन ऑक्सीजन देंगे उतना ही पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगा. नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस. उसमें क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न related to chronic airflow limitation, then ineffective airway clearance related to bronchoconstriction, increased mucal production, ineffective cough, possible bronchopulmonary infection, then risk for infection related to a compromised pulmonary function, retained secretion and compromised defense mechanism. तो इसमें क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू क्रोनिक ऑफ एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि क्रोनिक एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग पैटर्न इफेक्ट हो चुका है. देन इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वहाँ पे ब्रोंकस जो है कॉन्स्ट्रिक्स हो रहे, पाजम हो रहे, टाइट हो रहे मसल्स, जिसकी वजह से एयरवे क्लियरेंस नहीं हो पा रहा, मतलब कि गैस एक्सचेंज का प्रोसीजर है ना वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा. देन है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज पल्मोनरी फंक्शन, रिटेन सिक्रेशन एंड कॉम्प्रोमाइज डिफेंस मैकेनिज्म. रिस्क फॉर मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि मतलब पल्मोनरी फंक्शन कॉम्प्रेस हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा, सिक्रेशन रिटेन हो रहा है, जिसकी वजह से उसी सिक्रेशन से और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं. देन लास्ट में इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीस्टिंग प्रेजेंटिंग डिस्पिनिया ड्रग इफेक्ट. हाँ, तो जैसा अपन ने पहले ही कहा था कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस भी हो रहा है. तो वेट लॉस हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर वो डाइट नहीं ले पा रहा, क्योंकि डिस्पिनिया हो रहा है उसको. डिस्पिनिया क्या होता है, प्रॉपर पेशेंट सॉल्विंग नहीं कर पाता क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उसकी वजह से वेट लॉस होता है. तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन भी होता है COPD में. देन डिफिशियंट नॉलेज ऑफ सेल केयर स्ट्रेटजीज टू बी परफॉर्म एट होम, मतलब वो पेशेंट को उतना नॉलेज नहीं हो पाता क्योंकि उसको डिसीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता प्रॉपर, उसको पता नहीं होता कि उसको क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करना है घर में अगर उसको ये डिसीज़ कंडीशन हुआ है. तो डिफिशियंट नॉलेज ऑफ सेल केयर स्ट्रेटजीज टू बी परफॉर्म एट होम.